नमस्कार बच्चों, मैं सुचित्रा उपाध्याय राजकीय हाई स्कूल जुग्गौर लखनऊ से आप सभी बच्चों का अपनी इस संस्कृत विषय की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग आपके पुस्तक के गद्य खंड में संकलित प्रथम पाठ कविकुल गुरु कालिदासा का अध्ययन करेंगे। आगे चलते हैं। सबसे पहले कक्षा प्रारंभ करने से पूर्व हम ये जान लें कि आज की कक्षा में हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और किन विषयों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपके कक्षा 10 के पाठ्यक्रम के विषय में संक्षेप में जानेंगे। उसके बाद इस पाठ का आपको पढ़ाने का या आपके पाठ्यक्रम में इस पाठ को संकलित करने का क्या उद्देश्य है उसके विषय में जानेंगे। उसके बाद पाठ का सारांश संक्षेप में आपको बताया जाएगा। तत्पश्चात गद्यांशों के अनुवाद पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें आज की कक्षा में हम आपकी अध्याय के प्रथम 3 गद्यांश, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इन तीनों गद्यांशों का वाचन करेंगे और हिंदी में उनका अनुवाद बताएंगे। गद्यांशों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ पर चर्चा करेंगे। तत्पश्चात आपके लिए कुछ अभ्यास कार्य भी है और उसके बाद कक्षा का समापन। आगे चलते हैं बच्चों। आप लोगों ने कक्षा 9 में भी संस्कृत विषय पढ़ा है। आपने अपनी पुस्तक में देखा होगा कि आपका पाठ्यक्रम 4 खंडों में विभक्त होता है। ठीक उसी प्रकार बच्चों, कक्षा 10 में भी आपका पाठ्यक्रम 4 खंडों में विभक्त है। पहला गद्य भारती, दूसरा पद्य पीयूषम, तीसरा कथा नाटक कौमुदी और चौथे खंड में आप व्याकरण के तत्वों का अध्ययन करते हैं। तो आज हम लोग बच्चों आपके गद्य भारती में संकलित प्रथम अध्याय कविकुल गुरु कालिदासा पाठ का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पाठ के नाम से ही बच्चों स्पष्ट हो रहा है, कविकुल गुरु अर्थात कवियों के कुल अथवा समूह में गुरु के समान। जिस प्रकार से हमारे जीवन में गुरु का सर्वोच्च स्थान होता है, उसी प्रकार महाकवि कालिदास का भी संस्कृत साहित्य में सर्वोच्च स्थान है। यह पाठ आपके पाठ्यक्रम में भी इसी उद्देश्य से रखा गया है और इसमें हम इसका सबसे पहले आपको कालिदास के जीवन से परिचित कराया जाएगा। इसके बाद आप महाकवि कालिदास की प्रमुख रचनाओं के विषय में जानेंगे। महाकवि कालिदास ने अपनी रचनाओं में किस काव्य सौंदर्य के तत्वों का किस प्रकार प्रयोग किया है, इसके विषय में भी यह पाठ आपको अवगत कराता है। कालिदास जी को प्रकृति के सजीव वर्णन में सिद्ध हस्तता प्राप्त है, जिसका वर्णन भी यह पाठ करता है और उसके विषय में आपको जानकारी देता है। उक्त सभी विशेषताओं के आधार पर यह पाठ आपके सम्मुख यह स्पष्ट करता है कि महाकवि कालिदास का संस्कृत साहित्य में सर्वोच्च स्थान है। अब चलते हैं बच्चों पाठ के सारांश की ओर। यहाँ पर आपको पाठ का सारांश बताने का 2 उद्देश्य है। प्रथम उद्देश्य, आपकी बोर्ड परीक्षा में बच्चों पाठ का सारांश पूछा जाता है और दूसरा उद्देश्य यह है कि जब आप संपूर्ण पाठ के सारांश को अच्छी प्रकार से समझ लेंगे, तो जब हम आगे बढ़ेंगे, गद्यांशों पर चलेंगे, उसके हिंदी अनुवाद को देखेंगे, तो आपको बहुत ही अधिक सहायता प्राप्त होगी। सबसे पहले कालिदास जी का जीवन परिचय, जिसके विषय में बच्चों बहुत से विवाद हैं, अनेक विद्वानों के अनेक मत हैं। महाकवि कालिदास ने अपनी रचनाओं में कहीं भी अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है, जिस कारण से समीक्षकों के एक वर्ग हैं जिन्होंने अनेक आंतरिक और बाह्य साक्ष्यों के आधार पर महाकवि कालिदास का जीवन परिचय कुछ इस प्रकार से प्रस्तुत किया है। सबसे पहले कालिदास जी का जन्म समय। कुछ विद्वान मानते हैं कि कालिदास जी विक्रमादित्य के सभा रत्नों में से एक थे। वहीं पर कुछ विद्वान उन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन मानते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तीसरा विद्वानों का एक समूह है जो कि उन्हें शुंग वंशीय राजा अग्निमित्र का समकालीन मानता है।
तो इसी प्रकार से कालिदास का जन्म समय भी इन राजाओं के ही स्थिति काल के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जो कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से छठी शताब्दी के मध्य का माना जाता है। कालिदास का जन्म स्थान। बच्चों, इनके जन्म समय के समान ही कालिदास के जन्म स्थान के विषय में भी अनेक मतभेद हैं। इनकी महानता के कारण विभिन्न विद्वान इन्हें अपने अपने क्षेत्र का निवासी सिद्ध करना चाहते थे। इसी कारण से कश्मीर के विद्वान इन्हें कश्मीर में का निवासी मानते हैं। बंगाल क्षेत्र के विद्वान कालिदास का जन्म बंगाल में मानते हैं। किंतु विद्वानों के कुछ समूह हैं जो कि साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट करते हैं कि कालिदास का जन्म अवश्य ही उज्जैनी में हुआ होगा। उज्जैनी के प्रति महाकवि कालिदास का प्रेम उनकी रचनाओं में भी दिखाई देता है। कालिदास जी ने अपनी रचना मेघदूतम में उज्जैनी का बहुत ही विशद वर्णन किया है, जिसके आधार पर यह मानते हैं कि कालिदास जी का जन्म उज्जैनी में ही हुआ है। इसी प्रकार से इनकी रचनाओं के ही आधार पर यह माना जाता है कि कालिदास जी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। कालिदास ने अपनी रचना रघुवंशम में धर्म व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का बहुत ही विस्तृत वर्णन किया है। इसी आधार पर विद्वानों का यह मत है कि कालिदास जी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। अब चलते हैं बच्चों महाकवि कालिदास की रचनाओं की तरफ। महाकवि कालिदास की प्रमुखतः 7 रचनाएं हैं, जिनमें 2 महाकाव्य, 3 नाटक और 2 खंडकाव्य हैं। महाकाव्यों में रघुवंशम महाकाव्य महाकवि कालिदास की सर्वप्रसिद्ध रचना है। इसकी रचना महाकवि कालिदास ने 19 सर्गों में की है, जिसमें राजा दिलीप से लेकर राजा अग्निवर्ण तक के समस्त इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का वर्णन है कि उन्होंने किस प्रकार से प्रजा की भलाई के लिए काम किया, और उनकी उदारता का भी वर्णन है। कुमार संभवम में भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र स्वामी कार्तिकेय के जन्म का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है महाकवि के द्वारा। नाटकों की ओर चलते हैं। पहला नाटक मालविकाग्निमित्रम, जिसमें मालविका और शुंग वंशीय राजा अग्निमित्र के प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। विक्रमोर्वशीयम, यह नाटक महाकवि के द्वारा 5 अंकों में लिखा गया है, जिसमें कि पुरूरवा और उर्वशी के जन्म की कथा का वर्णन है। अभिज्ञान शाकुंतलम, स्वनाम धन्य कहा जाता है इसको। यह महाकवि कालिदास की सबसे लोकप्रिय रचना है, जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम और विवाह का वर्णन महाकवि ने बहुत ही सुंदर रूप में किया है। इसकी रचना महाकवि ने 7 अंकों में की है। अब चलते हैं बच्चों खंडकाव्य की ओर। खंडकाव्य में इन्होंने 2 खंडकाव्यों की रचना की, मेघदूतम और ऋतुसंहार। मेघदूतम में यक्ष और यक्षिणी के प्रेम का वर्णन है, विरह श्रृंगार को आश्रय लेकर के। इसी प्रकार से ऋतुसंहार, जो कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें महाकवि ने भारत देश में पाई जाने वाली 6 ऋतुओं का बहुत ही सुंदर और मनोरम वर्णन किया है। अब चलते हैं कवि की रचनाओं में काव्य सौंदर्य के तत्वों की ओर। सबसे पहले महाकवि की रचनाओं में प्रकृति को निर्जीव नहीं सजीव के रूप में उपस्थित किया गया है। महाकवि ने प्रकृति को सदैव ही मानव की सहचरी के रूप में अपनी रचनाओं में दिखाया है। जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम में, जबकि प्रसंग है शकुंतला की विदाई का, जिसमें आश्रम के पौधे भी पुष्प अर्पित करते हैं, अपनी बहन को पुष्प देते हैं, जिसकी महाकवि ने वर्णन किया है कि मानो वे अपनी बहन को आभूषण प्रदान कर रहे हों। इसी प्रकार से अनेक स्थानों पर बहुत ही सुंदर और सजीव वर्णन महाकवि कालिदास ने प्रकृति का दिखाया है। इनकी रचनाओं में प्रधान रस श्रृंगार है, किंतु साथ ही करुण और वीर आदि अन्य रसों का भी बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। कालिदास
वैदर्भी रीति के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वैदर्भी रीति में बहुत ही सुंदर और मधुर वर्णों का, सरल वर्णों का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण से महाकवि कालिदास की रचनाएं जनमानस तक आसानी से पहुंचती हैं, क्योंकि महाकवि की भाषा में दुरूहता नहीं है, काठिन्य नहीं है, जनमानस तक आसानी से पहुंचती हैं। महाकवि की भाषा सरल, सुबोध, माधुर्य और प्रसाद गुण से युक्त है। अलंकारों की बात करें तो आप सभी जानते होंगे, कालिदास के विषय में एक उक्ति प्रसिद्ध है, उपमा कालिदासस्य। उपमा तो कालिदास की है। उपमा अलंकार के प्रयोग में कालिदास को सिद्ध हस्तता प्राप्त है और उनकी रचनाओं में अनेक स्थानों पर बहुत ही सुंदर उपमा अलंकार के प्रयोग दिखाई देते हैं। किंतु उसके साथ ही रूपक, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार का भी बहुत ही सुंदर उदाहरण महाकवि की रचनाओं में प्राप्त होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे आपके गद्यांशों की ओर। आप अपनी पुस्तक खोलकर बैठ सकते हैं बच्चों, नहीं तो आपको यह स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये आपकी पुस्तक का प्रथम गद्यांश है। आपके इस पाठ कविकुल गुरु कालिदासः का प्रथम गद्यांश है। मैं सबसे पहले इसका वाचन करूंगी और उसके बाद कठिन शब्दों के अर्थ बताऊंगी, फिर आपको हिंदी में अनुवाद इसका बताया जाएगा। महाकवि कालिदासः संस्कृत कवीनां मुकुट मणिरस्ति, न केवलं भारतदेशस्य अपितु समग्र विश्वस्योत्कृष्ट कविषु सा एकतमो अस्ति। तस्यान्वद्या कीर्तिकौमुदी देश देशान्तरेषु प्रसृतास्ति। भारतदेशे जन्म लब्ध्वा स्वकविकर्मणा देववाणीं लङ्कुरवाणः स न केवलं भारतीयः कविः अपि तु विश्वकविरिति सर्वैराद्रियते। अब हम कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। मुकुट मणि अर्थात मुकुट की मणि या श्रेष्ठ। अनवद्या, अनवद्या का अर्थ होता है बच्चों निर्दोष या निर्मल। कीर्ति कौमुदी, कौमुदी का अर्थ होता है बच्चों, कौमुदी कहते हैं चंद्रमा के प्रकाश को। कीर्ति कौमुदी यानी यश रूपी प्रकाश या यश रूपी चांदनी। देववाणीम लंकुर वाणाः, देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा को अलंकुर वाणाः अलंकृत करते हुए। पुनः गद्यांश की ओर चलते हैं। महाकवि कालिदासः, महाकवि कालिदास संस्कृत कवि नाम, संस्कृत के कवियों के मुकुट मणिरस्ति, मुकुट मणि हैं अर्थात सबसे श्रेष्ठ हैं। जिस प्रकार से मुकुट को हम अपने शीश पर धारण करते हैं और उस मुकुट में भी मणि के समान, कहने का अर्थ यह है कि संस्कृत के कवियों में महाकवि कालिदास का स्थान बहुत ही ऊंचा है या श्रेष्ठ है। न केवलम भारत देशस्य, न केवल भारत देश के, अपितु समग्र विश्वस्योत्कृष्ट कविषु। यह शब्द बच्चों 4 शब्दों से मिलकर बना है। समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु अर्थात संपूर्ण विश्व के उत्कृष्ट कवियों में। सा एकतमो अस्ति, वह अद्वितीय है या एक है। वह न केवल भारत देश के अपितु समग्र विश्व के उत्कृष्ट कवियों में अद्वितीय हैं। तस्यान्वद्या कीर्ति कौमुदी, यह शब्द आपका 2 शब्दों से मिलकर बना है। तस्य धन अनवद्या अर्थात उनकी निर्दोष या निर्मल यश रूपी चांदनी देश देशांतरेषु, देश और देशांतर में, प्रसृतास्ति, प्रसृत अर्थात फैला होना, यानी अर्थात उनकी निर्दोष कीर्ति रूपी चांदनी देश देशांतर में फैली हुई है। भारत देशे जन्म लब्ध्वा, भारत देश में जन्म लेकर, स्वकवि कर्मणा, स्व अर्थात अपने, कवि के कर्मों से, देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा,
अलंकुरवाणः देववाणी, संस्कृत भाषा को अलंकृत करते हुए। सा न केवलम भारतीय कवि, वह न केवल भारतीय कवि अपितु विश्व कविर इति सर्वैर आद्रियते। आद्रियते अर्थात आदर पाते हैं या सम्मान किए जाते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि भारत देश में जन्म लेकर के अपने कवि के कर्मों से देववाणी को अलंकृत करते हुए वह न केवल भारतीय कवि अपितु विश्व कवि के रूप में सभी के द्वारा आदर किए जाते हैं। अगले गद्यांश की ओर चलते हैं बच्चों। ये आपका दूसरा गद्यांश है। पुनः उसी प्रकार से मैं पहले इसका वाचन करती हूँ। वाग देवता भरण भूतस्य प्रथित यशसः कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कुले चाभवत् किंचासीत् तज्जन्म वृत्तमिति सर्वं धुनापि विवाद कोटिं नातिक्रामति। इतर कवयः इव कालिदासः आत्मज्ञापने स्वकृतिषु प्रायः धृतमौन एवास्ति। अन्ये अपि कवयस् तन्नाम संकीर्तन मात्रादेव स्वीयां वाचं धन्यां मत्वा मौनं वलम्बन्ते। तथापि अंतर्बहिः साक्ष्यं नुसृत्य समीक्षकाः कवि परिचयं यावत् शक्यं प्रस्तुतवन्ति। पहले इस गद्यांश में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। पहला शब्द है आपका वाग देवता भरण भूतस्य। वाग देवता अर्थात वाणी की देवता। वाणी की देवता किसको कहते हैं बच्चों? जी हाँ, माँ सरस्वती को कहते हैं। माँ सरस्वती के या वाणी के देवता के आभूषण स्वरूप, अलंकरण स्वरूप। नातिक्रामति अर्थात अतिक्रमण नहीं करता है या नहीं लांघता है। आत्मज्ञापने यानी कि अपना परिचय देने में या अपने विषय में। अवलंबनते अर्थात अवलंबन कहते हैं सहारा लेने को। अवलंबनते यानी कि सहारा लेते हैं। यावत् शक्यम, यह शब्द भी आपका दो शब्दों से मिलकर बना है। यावत् धन शक्यम अर्थात जितना संभव है। पुनः गद्यांश की ओर चलते हैं। वाग देवता भरण भूतस्य यानी कि वाणी के देवता के अलंकार के समान। प्रथित यशसः प्रसिद्ध यश वाले। कालिदासस्य जन्म, कालिदास का जन्म। कस्मिन् प्रदेशे, किस प्रदेश में। काले, काल में अथवा समय में। कुले, कुल में। चा भवत हुआ था। चा का अर्थ है और। कहते हैं वाणी के देवता के आभूषण स्वरूप प्रसिद्ध यश वाले, प्रसिद्ध कीर्ति वाले कालिदास का जन्म किस प्रदेश में, काल में और कुल में हुआ था। किंचासीत् तज्जन्म वृत्तम, और उनके जन्म का वृत्तांत या जन्म की कथा क्या थी। इति यह सर्वम अधुनापि विवाद कोटिम नातिक्रमति। यह आज भी विवाद की श्रेणी को नहीं लांघता है। अर्थात बच्चों कहने का अर्थ यह है कि यह विषय आज भी विवादास्पद है, विवाद की सीमा से परे अभी तक नहीं है। इतर कवयः इव, इतर यानी कि दूसरे, कवियों के समान। इव मतलब समान। कालिदासः, कालिदास। आत्मज्ञापने, अपना परिचय देने में। स्वकृतिषु, अपनी कृतियों में। कृतिषु ये आपका बच्चों सप्तमी विभक्ति बहुवचन है जिसका चिन्ह है में अथवा पर। तो आपका ये शब्द स्वकृतिषु जिसका हिंदी अनुवाद हुआ अपनी कृतियों में। प्रायः धृत मौन एवास्ति, प्रायः मौन ही
धारण किया है। एवास्ति एव धन अस्ति, यह भी आपका दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है। इसका अनुवाद क्या हुआ कि अन्य कवियों की भांति या अन्य कवियों के समान कालिदास अपने विषय में या अपना परिचय देने में अपनी कृतियों में प्रायः मौन ही धारण किए हुए हैं। अर्थात उन्होंने अपनी कृतियों में अपने विषय में कहीं पर भी चर्चा नहीं की है। अन्य अपि और दूसरे भी कवयः कवि तन्नाम संकीर्तन मात्रा देव, अर्थात तन यानी कि उनके कालिदास के नाम के संकीर्तन या नाम के उच्चारण मात्र से ही स्वीयाम अपनी वाचम अर्थात वाणी, धन्याम मत्वा अपनी वाणी को धन्य मानकर मौनम अवलंबनते मौन का ही सहारा लिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि इतने महान कवि का नाम लेने से ही, उच्चारण मात्र से ही अपनी वाणी को धन्य मान करके अन्य कवियों ने भी यानी कि दूसरे कवियों ने भी अपनी रचनाओं में महाकवि कालिदास के विषय में मौन ही धारण किया है। इसी कारण से बच्चों इनके जीवन परिचय के विषय में निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता है। तथापि फिर भी अंतर बहिः साक्ष्यम अनुसृत्य, आंतरिक और बाह्य साक्ष्यों का अनुसरण करते हुए समीक्षकाः कवि परिचयम यावत् शक्यम प्रस्तुतवन्ति। समीक्षक कवि का परिचय जितना संभव हो सका है उसके आधार पर कवि का परिचय प्रस्तुत करते हैं। आगे चलते हैं। अगला गद्यांश आपका एका जनश्रुति अति प्रसिद्धास्ति यया कवि कालिदासः विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु मुख्यतमः इति ख्यापितः, परन्तु अत्रापरा विडम्बना समुत्पद्यते। विक्रमादित्यस्यापि स्थितिकालः सुतरां स्पष्टो नास्ति। केचिन् मन्यन्ते यत् विक्रमादित्योपाधिधारिणो, कुछ ऐसा मानते हैं कि विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करने वाले चंद्रगुप्तस्य समकालिक आसीत कविरसो, यह कवि चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालिक थे। कालिदासस्य मालविकाग्निमित्र नाटकस्य, कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटक के नायक अग्निमित्र शुंगवंशीय आसीत, शुंगवंशीय था। सा एव विक्रमादित्योपाधिम धृतवान, उसने भी विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। यस्य सभा रत्नेष्वेकः कालिदासः आसीत, जिसके सभा रत्नों में से एक कालिदास थे। तस्य राज्ञः स्थिति कालः ख्रीष्टाब्दात् प्रागासीत्, उस राजा का स्थिति काल ईसवी सन से पूर्व का था। सा एव स्थिति कालः कवेरपि सिद्धयति, वही स्थिति काल इस कवि का भी सिद्ध होता है। अब बच्चों अभ्यास कार्य की ओर आते हैं। आपको जिन गद्यांशों के अर्थ बताए गए हैं, हिंदी में अनुवाद बताया गया है, उनको आपको अपने शब्दों में लिखना है और गद्यांशों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ भी याद करने हैं।